चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। इसके पहले हम कर चुके हैं केमिकल इक्वेशन, डायग्राम और उस डायग्राम का मेथड, ठीक है ना, मतलब कि रासायनिक समीकरण, क्लोरोफॉर्म की चित्र और चित्र का वर्णन, मतलब कि डायग्राम को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूँ, जिसकी भी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, अमोनिया हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है ना, डाइथाइल ईथर हो, फिर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी है तो रिएक्टेंट में ध्यान देना, पर्टिकुलर जिसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट में जरूर रहता है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी है तो क्लोरोफॉर्म कहाँ पे रहेगा, रिएक्टेंट मतलब कि क्रियाकारक में। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। नंबर फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सभी को पता है, CaCl3 होता है, तो 2CHCl3 प्लस O2 किसकी प्रेजेंस में होगी, तो एयर प्लस सनलाइट, एयर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, ठीक है ना। चलिए तो इधर ध्यान देना तुम लोग। तो क्लोरोफॉर्म में अब क्लोरोफॉर्म दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, तो देखो सबसे सिंपल सी बात है, 2 टाइम कार्बन है और ऑक्सीजन भी 2 टाइम है, तो हम 2CO तो लिख सकते हैं। क्लोरीन हमारे पास 3 2 जा 6 है, जिसमें हम क्लोरीन यहाँ पे कितने यूज कर रहे हैं, 2, तो 2 2 जा क्या होगा 4, और ये एक फेमस कंपाउंड बन चुका है जो आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा मैं बताऊंगा। प्लस अब बचा क्या, क्लोरीन 3 2 जा 6 है, जिसमें हमारे पास क्लोरीन कितने बचे हैं, 2 क्लोरीन बचे हैं और 2 ही हाइड्रोजन बचे हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, 2HCl, और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है फोस्जिन, ठीक है, क्या नाम है इसका, फोस्जिन। इसे कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना, कार्बोनिल क्लोराइड भी इसे कहते हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्लोरोफॉर्म को की के मॉलिक्यूल को और भी बढ़ाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 4CHCl3, ये रिएक्शन करेगा किससे, ठीक है ना, ये रिएक्शन करेगा 3O2 6 ऑक्सीजन से, किसकी प्रेजेंस में, तो ये जाएगा यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में। चलिए फोस्जिन को ऊपर लिख देता हूं मैं, फोस्जिन, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सिंपल सा, चलिए देखो यहाँ पे कार्बन कितने दे रखे, 4 दे रखे, तो ये अपन ने लिखा 4C, ठीक है ना। ऑक्सीजन मेरे पास 3 2 जा 6 है, लेकिन मैं ऑक्सीजन यहाँ पे कितने यूज कर रहा हूँ, 4, ठीक है। चलिए क्लोरीन 4 3 जा कितने हैं, 12 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ Cl2, ठीक है, तो 4 2 जा 8 क्लोरीन में यूज कर चुका हूँ। चलो, और ये भी एक फेमस कंपाउंड, जैसे फोस्जिन यहाँ बना था, ये भी फोस्जिन ही है, ठीक है। अब मटेरियल क्या क्या बचा वो देख लेते हैं, तो 4 3 जा 12 क्लोरीन है, जिसमें से मैं यूज कर चुका हूँ 4 2 जा 8 क्लोरीन, मतलब मेरे पास क्लोरीन कितने बचे हैं, 4, ठीक है। चलिए आगे हाइड्रोजन देख लेते हैं, 4 हाइड्रोजन बचे हैं मेरे पास, तो 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद और क्या बचा है मेरे पास, तो मैं ऑक्सीजन कितने यूज कर चुका हूँ, 4, लेकिन 3 2 जा 6 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो ये चीजें मेरे पास बची हुई है, ठीक है। अचानक अपने पास फीलिंग आ गई यार, ठीक है ना, कि 4H है, 4Cl है, तो 4HCl, लेकिन नहीं, हम लिखेंगे इसमें इस टाइप के, तो इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्लोरीन अपने पास कितने दे रखे, 4, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2Cl2 में, प्लस हाइड्रोजन 4 है तो इसे तोड़ देते हैं 2H2 में, और ऑक्सीजन 2 है तो ये ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी क्या बनेगी, फोस्जिन, फोस्जिन, ठीक है ना। तो ये हमारी फोस्जिन बन गई। तो क्लोरोफॉर्म से हमने दोनों तरीके से फोस्जिन बना ली। किस में कौन सी प्रोसेस इसकी है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन देख लेते हैं, रिडक्शन में क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए CHCl3 प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ देखना जिंक और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। चलिए एक और बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, और ये भी किसकी प्रेजेंस में होगा, तो जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में, ठीक है ना। चलिए तो ये दोनों रिएक्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है, चलिए ध्यान देना। तो क्लोरोफॉर्म दे रखा है, क्लोरोफॉर्म में से चलो ठीक है, एक हाइड्रोजन अगर अपन इस क्लोरीन, सॉरी एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो CH के साथ क्या हो जाएगा, CH2, और जो एक क्लोरीन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, बचे हुए हाइड्रोजन के साथ,
तो वो तो बना लेगा, आपको पता ही है कि HCl, ठीक है ना। तो एक क्लोरीन एक H के साथ निकल जाएगा HCl, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा तो हो गया CH2, लेकिन क्लोरीन यहाँ 3 है, जिसमें से अपन ने एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को दे दिया, तो क्लोरीन कितने बचे 2, और इसका नाम है मिथिलीन, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, मिथिलीन क्लोराइड। तो इसका नाम क्या है, मिथिलीन क्लोराइड, हिंदी में जिसे मिथिलीन क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मिथिलीन क्लोराइड, चलो ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, इसको देख लेते हैं। तो देखो हाइड्रोजन को अगर अपन डिवाइड कर देते हैं 3 में, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 3HCl, 3HCl, ठीक है, 3HCl। अब बचा हमारे पास क्या, तो आप खुद देख सकते हो, हमारे पास हाइड्रोजन 3 ये और एक ये, 4 हाइड्रोजन और एक C बचा, मतलब कि हमारे पास बचा है मीथेन, मीथेन, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। तो इस तरीके से तो क्लोरोफॉर्म 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मिथिलीन क्लोराइड बनाएगा, और 6 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी कंप्लीट कर लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे देख लेते हैं अब आगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जो रहता है CHCl3, वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, 4KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। चलो देखो बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्लोरीन 3 है, तो यहाँ से पोटेशियम 3 पोटेशियम देकर हम क्या बना सकते हैं, 3KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को अगर डिवाइड करेंगे तो इकाई में डिवाइड हो जाएंगे 2H2 में, और ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हम ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दे रहे हैं, 1, ठीक है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन लिख रहे हैं, लेकिन कितना ऑक्सीजन यूज होगा 2। अब हमारे पास मटेरियल क्या बचा, निकाल लो कि क्या क्या मटेरियल बचा है। तो सबसे पहले देखना, ऑक्सीजन हमारे पास 2 यूज हो चुके, मतलब कि 2 बार ऑक्सीजन बचे, मतलब कि O2, ठीक है, 2 टाइम ऑक्सीजन है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन हमने कितने यूज कर लिए, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यूज कर चुके हैं, हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कार्बन है, कार्बन भी 1 है, ठीक है, कार्बन भी 1 है। इसके बाद कार्बन 3KCl 2H2O, ठीक है ना। और आगे हम देख लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम हम कितने यूज कर चुके हैं, 3, और 1 पोटेशियम बचा है। अब मिला जुला के कंपाउंड बनाना है, ठीक है ना। क्या बनेगा, हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 है। अब बताओ क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, दिख रहा है हमें HCOOK, यानी कि हम लिखेंगे HCOOK, ठीक है ना। तो K से क्या बनता है, पोटेशियम, और HCOO से क्या बनता है, फॉर्मेट, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट, HCOOK। तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मतलब होता है नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण में क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ। क्लोरोफॉर्म CHCl3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। चलिए देखना, अब बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन है हमारे, तो 2 हाइड्रोजन ये है, तो ये बन जाएगा H2, और NO3 में से एक ऑक्सीजन अगर इसको दे देते हैं तो ये क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। चलिए अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ से CCl3 बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, CCl3, ठीक है ना। और बचा NO3 की जगह बचा है हमारे पास NO2, ठीक है ना। अब नाम क्या है इसका, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, और इसे ट्राई क्लोरो, ठीक है ना, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्लोरोपिक्रीन इसे कहते हैं, ठीक है ना। क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं और नाइट्रो क्लोरोफॉर्म भी इसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कितनी रिएक्शन हो गई, 4, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, 5th नंबर की, कार्बिलेविन अभिक्रिया, ठीक है ना, कार्बिलेविन रिएक्शन। सेकंड नंबर पे रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कार्बिलेविन रिएक्शन, तो जिसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एनिलीन है, तो यहाँ ले रहे हैं हम C6H5NH2, ये वाली रिएक्शन 5th नंबर की मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कार्बिलेविन रिएक्शन, ठीक है। एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3,
प्लस एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 3KOH। ठीक है, ये रिएक्शन देख रहे हैं। तो एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, हम आगे देख लेते हैं इसमें। तो हमारा बनेगा, देखो ये C6H5, यहाँ से N, यहाँ से C, तो C6H5NC प्लस 3 टाइम पोटेशियम है, 3 टाइम क्लोरीन है, तो यहाँ क्या जाएगा 3KCl प्लस। ठीक है ना, ये 3KCl हो गया। अब आगे देख लेते हैं हमारे हाइड्रोजन कितने बचे, तो 2 3 और 3 हाइड्रोजन लिए, तो हम लिखेंगे 3H2 और ऑक्सीजन हमारे बचे 3 टाइम, तो ये ऑक्सीजन हमने लगा दिया 3H2। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड, PHENYL, फेनिल आइसोसाइनाइड, इसे बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कौन सी रिएक्शन हो गई है, ये कार्बेलेमिन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्लोरोफॉर्म ये दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, रीमा-टीमन रिएक्शन। रिएक्टेंट सेम है, ओनली एनिलीन की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फिनोल। तो फिनोल में लिख देता हूं बेंजीन रिंग OH। हम रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं रीमा-टीमन रिएक्शन। फिनोल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH प्लस, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिनोल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म 3 मतलब क्लोरीन 3 टाइम है, यहाँ पे भी हम क्या ले सकते हैं 3KOH, इसकी जगह NaOH भी ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या बनेगा। तो देखो 3K और 3Cl, तो ये क्या बन गया हमारा 3KCl प्लस। ठीक है, अच्छा पोटेशियम हाइड्रो 3K 3KCl, तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। चलो अगर हम KOH को डिवाइड करें, देखो KOH KOH और KOH हमारे पास कितनी बार दे रखा है 3KOH, यहाँ 3 टाइम KOH दे रखा है। ठीक है ना, जिसमें से हमने क्या करा है, इस पोटेशियम को 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन ने आपस में रिएक्शन करके 3KCl बना लिया। ठीक है, अब मैं बता दूं फिनोल का जो आर्थो पार्ट होता है इसमें जो, ठीक है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन और ये एक OH, क्योंकि KOH को मैंने 3 टाइम यहाँ डिवाइड कर दिया, तो मैं यहाँ OH देख रहा हूँ, ये OH आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा H2O। ठीक है, प्लस। अब आगे देख लेते हैं, अब हमारे पास क्या बचा बेंजीन रिंग OH, तो यहाँ लिख दिया मैंने बेंजीन रिंग और ऊपर लगा दिया यहाँ पे OH। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास यहाँ से बचा है CH। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये C बॉन्ड और ऊपर लगा दिया मैंने H। ठीक, और ये OH थोड़ा सा मैं इधर साइड में लिख देता हूँ OH। ठीक है, CH, ये CH लिख दिया। अब मेरे पास बचा ये OH और ये OH। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे बॉन्ड लगा के लिख देता हूँ OH और एक और लगा देता हूँ OH। अब मैंने पहले भी बताया है कि एक ही कार्बन एटम से 2 टाइम OH कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि ये जो OH है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2 रिमूव कर देगा और H2O बाहर निकल आएगा और ये H2 इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो एक H2 ये, एक H2 ये, कितने H2 हो जाएंगे 2 H2, और ये हम मिटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास बच गया CHO ग्रुप एल्डिहाइड, और ऑक्सीजन कभी भी सिंबल अलग रहेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेंगे, ये वैलेंस इसकी कंप्लीट हो जाएगी और ये बन जाएगा हमारा CHO, और इसे बोलते हैं हम सैलिसिलैल्डिहाइड, इसे हम बोलेंगे सैलिसिलैल्डिहाइड। ठीक है ना, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला दे रखा है कंडेंसेशन विद एसीटोन, मतलब कि एसीटोन के साथ संघनन। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं कंडेंसेशन विद एसीटोन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ये लिखा हमने CH3। ठीक है ना, यहाँ हमने लगाया C डबल बॉन्ड O, वापिस से लिखा हमने CH3। ठीक है, तो ये एसीटोन का फॉर्मूला हो गया, प्लस यहाँ लिख रहे हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, ये एसीटोन है CH3COCH3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए किसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ लिख देते हैं हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। चलिए आगे देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है CH3C। CH3 हम ऐसे कैसे लिख देते हैं CH3, ये लिखा मैंने C, ये लिखा मैंने CH3। अब मेरे पास बचा एक OH ग्रुप और एक बचा CCl3, तो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा OH और यहाँ पे लिखूंगा CCl3। ठीक है ना, इस तरीके से। और इसका नाम क्या है क्लोरीटोन, इसे क्या बोलेंगे हम क्लोरीटोन, इसे बोलेंगे हम क्लोरीटोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डीहेलोजिनेशन, विहेलोजनीकरण देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं क्लोरोफॉर्म, इसमें 2 टाइम रहेगा CHCl3 प्लस
6Ag प्लस CH ठीक है। चलिए बिल्कुल सिंपल सा 6 टाइम Ag 6 टाइम क्लोरीन है, तो हम क्या लिखेंगे 6AgCl और बचेगा यहाँ से CH और CH, तो हम लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl सिल्वर क्लोराइड ठीक है। और ये इसे क्या बोलेंगे हम इथाइन ठीक है ना, या एसिटिलीन भी कह सकते हैं ठीक है। तो एथाइन या एसिटिलीन, चलिए ये बन गया हमारा। तो ये रिएक्शन हो गई, देख लिए क्लोरीन 3 क्लोरीन, तो 6 क्लोरीन और 6AgCl बचा CH और CH ठीक है, जिसे एसिटिलीन या एथाइन कहते हैं ठीक है। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जो है ये लिखा हमने CHCl3 क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा हमारा क्लोरीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन, 2 टाइम क्लोरीन है ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, तो हम लिख सकते हैं सन लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ठीक है। चलिए तो यहां से देखना, यहां से एक कार्बन ये ठीक है। अगर हम एक बात देंगे ठीक है ना, एक हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन यहां से देंगे तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा HCl, और हमारे पास बचा C, एक क्लोरीन ये Cl और 3 क्लोरीन ये, तो यहाँ क्या बचेगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। इस तरीके से ये 9 केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है क्लोरोफॉर्म की ठीक है। तो इन्हें ठीक तरीके से कर लेना ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भौतिक गुण जो रहते हैं केमिस्ट्री में मैक्सिमम कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। मतलब पूरे पॉइंट सेम नहीं होते, लेकिन कुछ पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब वो सेम पॉइंट के चलते हुए बच्चे क्या सोचते हैं कि यार फिजिकल प्रॉपर्टी तो हर एक में आ रही है, ठीक है, वो नजरअंदाज करने लग जाते हैं। और होता क्या है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहीं से छोटा सा क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया जाता है और उसे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। क्यों, रीजन वो नहीं है, रीजन ये है कि उस पर ध्यान ना देना ठीक है। इसलिए किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी को इग्नोर नहीं करें, अच्छे से फिजिकल प्रॉपर्टी करें, ये ऑब्जेक्टिव लेवल में आप लोगों को जरूर काम आएगा ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का पॉइंट। फर्स्ट नंबर के पॉइंट के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा केमिस्ट्री में जितने भी टाइप के मैं वीडियो बनाता हूं उसमें दोनों टाइप के बच्चों को फोकस करके बनाता हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। बराबर में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी ध्यान रखता हूं ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी नेगेटिविटी ना पालें कि अगर मैंने इंग्लिश में कुछ वर्ड बोल दिए हैं ठीक है तो हिंदी वालों का ध्यान नहीं जाएगा ठीक है। बिल्कुल दोनों टाइप के बच्चे इससे हेल्प ले सकते हैं और वो भी इजीली तरीके से ठीक है। चलिए तो फर्स्ट नंबर पे है क्लोरोफॉर्म इज ए कलरलेस स्वीट स्मेलिंग विस्कस लिक्विड ठीक है ना। मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है, एक रंगहीन मीठी गंध वाला गाढ़ा द्रव है ठीक है। सेकंड नंबर पे दे रखा है हमें, इट इज स्पेशली सोल्यूबल इन वाटर बट कंप्लीटली सोल्यूबल इन ईथर एंड एल्कोहल। मतलब कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो जल में मतलब कि वाटर में बहुत ही कम घुलनशील होता है, पानी में बहुत कम घुलनशील होता है, लेकिन ईथर और एल्कोहल में अत्यंत विलय होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा घुल जाता है ठीक है। नंबर थर्ड पे दे रखा है, इट इज कैसेस अनकॉन्शियसनेस व्हेन इनहेल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कि अधिक देर तक सूंघने पर ये क्या उत्पन्न करता है, बेहोशी उत्पन्न करता है। क्लोरोफॉर्म को ज्यादा देर तक किसी इंसान को सूंघा दे तो वो इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो अधिक देर तक सूंघने पर ये बेहोशी उत्पन्न करता है ठीक है। इट इज बॉइलिंग पॉइंट 334 के, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ठीक है, 334 के होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इट इज नॉन इनफ्लेमेबल एंड ऑन इग्निशन इट बर्न विथ ए ग्रीन एड्ज फ्लेम। मतलब कि क्लोरोफॉर्म जो होता है इनफ्लेमेबल, मतलब कि यह अज्वलनशील होता है और ज्वलन पर हरे रंग की ज्वाला देता है ठीक है। तो ये हो गए क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो क्लोरोफॉर्म का भी जब भी नाम आता है तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट होता है, अधिक देर तक सूंघने पर ही बेहोशी उत्पन्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के नाम से क्लोरोफॉर्म की पहचान होती है ठीक है ना, मतलब जाना जाता है। मेन हाईलाइट जो पॉइंट है इसमें थर्ड नंबर का, बाकी सभी ठीक ठाक पॉइंट है, सभी पॉइंट अच्छे से कर लेना ठीक है। चलिए क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के उपयोग ठीक है। और उपयोग की बात करें किसी भी कंपाउंड की तो वो तो काफी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। चलिए देख लेते हैं उपयोग में। फर्स्ट नंबर का दे रखा है हमें,
एज एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी, मतलब कि शल्य कर्म में, सर्जरी मतलब कि ऑपरेशन वगैरह में, शल्य कर्म में निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? क्लोरोफॉर्म का। और जब क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है तो सबसे पहली बात तो हार्ट पर इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है, इसलिए 30% इसमें ईथर का यूज भी किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, सेकंड पॉइंट है एज ए सोल्वेंट फॉर फेट, रबर, आयोडीन एंड वैक्स, मतलब कि वसा, रबर, आयोडीन तथा मोम आदि के विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन फॉर कॉफ, मतलब खांसी की दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 नंबर पे हमें दे रखा है इन प्रिपेयरिंग एनाटॉमिकल स्पेसिमेन, मतलब कि शरीर रचना संबंधी अंगों के परिरक्षण में भी किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एज ए लैब रिएजेंट, प्रयोगशाला में किसका उपयोग किया जाता है? अभिकर्मक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। अच्छा, प्रयोगशाला में तो जो भी कंपाउंड रहते हैं मैक्सिमम सभी कंपाउंड का यूज रिएक्टेंट के फॉर्म में होता है, तो ये पॉइंट कॉमन भी मान सकते हैं हम। ठीक है ना। तो एज ए लैब रिएजेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। और लास्ट पॉइंट दे रखा है हमें इन प्रिपेयरिंग रेफ्रिजरेंट R20, मतलब प्रशीतक R22 बनाने में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म के जो उपयोग दे रखे हैं हमें, ठीक है ना, ये 6 यूजेस दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है।